हेलो स्टूडेंट, हम इतिहास के सीरीज़ में आज आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। उससे पहले हमने आपको प्राऐतिहासिक काल के बारे में बता दिया था, यानी कि जो प्राचीन काल था उसका प्राऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और तीसरा था आपका ऐतिहासिक। तो प्राऐतिहासिक के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्राचीन काल इसमें देख लिया था कि आधे ऐतिहासिक में हमने 3 वर्गों में बांट लिया, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। उसके बाद आता है आपका आधे ऐतिहासिक के बारे में ये हो गया था। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, ऐतिहासिक काल लिखित प्रमाण भी मिला है और पढ़ भी लिया गया है, यानी कि ये एक नई बात है कि पहली बात तो इसका लिखित प्रमाण मिल गया और दूसरी बात इसको हम पढ़ पाए हैं, यानी कि हमें इसकी सारी जानकारी मिल गई है। जैसा कि सभी वेद हैं, आपको पता होगा वेदों की संख्या 4 है। आपने छठी क्लास में पढ़ा भी था, 4 वेद थे। उसके बाद कुछ उपवेद भी हैं, उन सब के बारे में आपने 6th क्लास में देख लिया था। तो ऐतिहासिक काल का जो समय था वो आपका 4000 से लेकर 10,000 तक का था, क्योंकि 10,000 से पहले का जो टाइम था वो आपका आधे ऐतिहासिक समय था और आधे ऐतिहासिक जो समय था वो आपका 10,000 से 4,000 तक का था। और ये जो समय है ये 4,000 से 10,000 के बीच का है। तो अब देखिए 1820 में जर्नेस थॉमसन ने इतिहास को 3 वर्गों में बांटा, यानी कि जो आपका ऐतिहासिक काल था उसको 3 वर्गों में बांट दिया जर्नेस थॉमसन ने। उसमें सबसे पहले है आपका पाषाण काल, जिसको आप उत्तर पाषाण काल का थोड़ा बहुत इसमें मान सकते हो। उसके बाद था कांस्य युग, जिसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है, और लोहा युग, जिसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि जो आपका ऐतिहासिक काल है तो 1820 में जर्नेस नाम के जो व्यक्ति था उसने इसको 3 भागों में बांट दिया था। पहला का उसने पाषाण काल है, दूसरा आपका पाषाण काल का मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक काल का भाग नहीं है, ये पाषाण काल का यहाँ पे मतलब है आपका प्राऐतिहासिक काल, और कांस्य युग का मतलब है आपका आधे ऐतिहासिक काल, और लोहा युग का मतलब है आपका ऐतिहासिक काल। तो अब देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है ये, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलता है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके जनक कौन थे। पुरातात्विक विभाग के जनक, यानी कि किसने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत जरूरी प्रश्न है। उसके बाद आता है आपका अभिलेखों से शिक्षा देने वाला पहला राजा कौन था, यानी कि आपको पता है इतिहास की जानकारी के लिए हम सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं वो अभिलेखों पर, प्रमाणों पर, जो लिखित साक्ष्य हैं या फिर जो पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ही हम निर्भर करते हैं उस समय की जानकारी लेने के लिए। तो एक राजा ऐसा भी हुआ है इतिहास में जिसने जनता से अपना संपर्क स्थापित किया, और वो भी किसके माध्यम से, वो भी आपका अभिलेखों के माध्यम से। यानी कि अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला पहला राजा कौन था। अशोक एक ऐसा राजा था जिसको अपना कोई भी अगर मैसेज देना होता था जनता को, तो वो अभिलेख लिखवा के अलग अलग क्षेत्रों में उनको भेज देता था या गढ़वा देता था, ताकि जनता को उनके विचारों का पता चल सके। कनिंघम ने कहा था कि इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों का अध्ययन करना आवश्यक है, यानी कि जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति थे उनका ये मानना था कि अगर हमें इतिहास को जानना है तो इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले अभिलेखों का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि पुराने टाइम के जो भी अभिलेख हैं उनका हमें ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उस समय की बातों का पता लगा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से प्राऐतिहासिक काल आ जाता है। तो देखिए प्राऐतिहासिक काल के बारे में क्या कहा गया है, इसमें है पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने बताया था, यानी कि पूरा पाषाण काल का जो समय है या उसके बारे में जो भी जानकारी थी वो हमें 1863 में दी गई थी। वो भी क्या जानकारी थी, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने दी थी।
1863 में क्या हुआ था, रॉबर्ट ब्रूस हुक ने पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें दी थी। उससे पहले 1820 में जर्नेस ने, थॉमसन ने इसके बारे में इसको 3 भागों में बांट दिया था। देखिए, तो इसमें यहाँ पर आपको हम तीनों के बारे में बताते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में क्या है, 1863 में इसके बारे में हमें पता चला, ब्रूस हुक ने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में यहाँ पर 63 में पता चला था, तो यहाँ पर 67 में पता चला, यानी कि 63 के बाद 67 के समय में, इसके कुछ सालों के बाद मध्य पाषाण के बारे में हमें CL कॉलेज ने बताया था। और जो आपका उत्तर पाषाण काल का समय है वो आपका लगभग इन दोनों से भी पहले का है, यानी कि 1860 के टाइम पे हमें ली बुर्जियस नामक व्यक्ति ने उत्तर पाषाण काल के बारे में बताया था। तो कुल मिला के आपको लग रहा होगा कि पूरा पाषाण काल सबसे पुराना था। तो पुराना था तो उसके बारे में हमें जानकारी जो मिली थी वो 63 में मिली। उसके बाद मध्य पाषाण जो था वो पूरा पाषाण के बाद आया था, लेकिन उसकी जानकारी भी हमें बाद में ही हुई। उत्तर पाषाण काल जो है वो सबसे लास्ट में था, तो उसकी जानकारी भी हमें सबसे पहले हुई थी। क्यों हुई सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे नज़दीक था, सबसे लास्ट में इनके हिसाब से था। तो उसके बाद देखिए, मनुष्य ने आग जलाना किस काल में सीखा था। ये क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करता होगा। आपको लग रहा होगा कि मनुष्य ने आग की खोज मध्य पाषाण में की थी या उत्तर पाषाण में की थी, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में तो लोग भोजन जो थे वो मांस का रूप में प्रयोग करते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो आपके को नहीं पता नहीं था। तो ये आपकी अब भी कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि मनुष्य को आग की खोज जो थी वो पूरा पाषाण में ही होगी थी। मतलब मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण के साथ साथ में पूरा पाषाण का जो मानव था उसको भी इस चीज़ की अच्छे से जानकारी थी कि आग होती है, हाँ, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि आग से वो मांस को भून कर खा सकते हैं या फिर किसी और तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक तालिका बनाई है जिसमें आप यहाँ पर साक्ष्य देखोगे, यह पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और ये उत्तर पाषाण काल। तो इस तालिका के माध्यम से आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि पूरा पाषाण काल में किन चीज़ों का पता चला था, मध्य पाषाण में किन का और उत्तर पाषाण काल में हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिली थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आग की। तो आग की जानकारी जो थी वो पूरा पाषाण में भी होगी थी, मध्य पाषाण में थी और उत्तर पाषाण में तो फिर होनी ही थी। और इसमें देख लीजिए, आखेटक के रूप में मानव जीवन जीता था और इसमें भी वो आखेट करता था। लेकिन इसके टाइम पे, यानी कि उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल के टाइम में मानव स्थायी निवासी हो गया था और वो कृषि भी करने लगा था। मतलब एक स्थान पे टिक के रहने लगा था और कृषि करने लगा था। अब हम बात करेंगे औजारों की कि उस टाइम में कैसे औजार होते थे। तो औजारों में आप देखिए, औजारों में है जो आपका पूरा पाषाण काल का समय था उस टाइम पे बड़े बड़े पत्थर होते थे जिसको एकोलिथ, कुल्हाड़ी वगैरह मतलब बेढंगी सी होती थी, तराशी भी नहीं होती थी, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते थे। कुल्हाड़ी के तौर पे जिनका प्रयोग किया जाता था वो भी काफ़ी बड़े पत्थर होते थे। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। इसमें आप देखोगे कि इस टाइम पे जो पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उनकी अपेक्षा यहाँ पर छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये छोटे पत्थरों का प्रयोग करते थे जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो मतलब छोटे पत्थर। और इस टाइम पे तीर, कमान, भाला आदि का भी प्रयोग मानव ने करना सीख लिया था। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल में मानव ने आधुनिक औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसने लोहे वगैरह के हथियार रखने और अनेक प्रकार के नए नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है मूर्ति पूजा के बारे में, यानी कि मानव किसकी पूजा करता था, कौन से देवता को मानता था। तो पूरा पाषाण काल का जो समय था उसमें मानव प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति से ही डरता था, उसके आदेशों के अनुसार ही रहता था। मध्य पाषाण के टाइम तक भी मानव जो था वो ज़्यादा ज्ञानवान या बुद्धिमान नहीं था। उस टाइम पे भी वो प्रकृति के निर्देशों के अनुसार ही अपना जीवन जीता था। अब हम बात करेंगे
उत्तर पाषाण काल की। तो उत्तर पाषाण काल का जो समय था, उस टाइम पे प्रकृति के साथ साथ में मानव ने मातृ देवी की पूजा करने, यानी कि मूर्तियाँ वगैरह बना के पूजा की जाती थी। विधि विधान से पूजा करता था उस टाइम पे मानव। और विधि विधान से पूजा का एक प्रमाण जो है वो आपका टोन वैली में मिला है। तो टोन वैली से क्या हुआ है, रुद्राक्ष की माला मिली है। तो ये माला ये सिद्ध करती है कि मानव किस प्रकार से रुद्राक्ष वगैरह का या फिर अन्य कई देवताओं का पूजन करता था, विधि विधान से पूजा करता था। और उस टाइम पे मूर्ति वगैरह भी बना के मातृ देवी वगैरह की भी पूजा की जाने लगी थी। उसके बाद देखिए आता है आपका पहनावा, कि मानव ने पहनना कब शुरू किया था, कपड़ों का इस्तेमाल करना कब शुरू किया था। तो पहनावे की हम बात करेंगे, जो पूरा पाषाण काल का जो समय था, उस टाइम पे मानव कपड़ों का प्रयोग नहीं करता था। बिल्कुल ऐसे ही नग्न अवस्था में घूमता रहता था। जिस प्रकार से जानवर रहते हैं उसी प्रकार से मानव भी रहता था। उसके बाद बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में वो पत्तों की छाल का प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया था। यानी कि ये आपका वो टाइम मान सकते हो। अधिकतर टाइम तो मानव इसमें भी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन अगर उसको कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता था या बहुत से लोगों के बीच जाना होता था, तो उस टाइम पे वो पत्तों की छाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में आता है आपका उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। इस टाइम पे मानव ने कपड़े का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। उसको चाक की जानकारी हो गई थी, मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा था। यानी कि इस टाइम पे मानव ने काफ़ी उन्नति कर ली थी और अब वो आधुनिक मानव की तरह कपड़े पहनता था, चाक से मिट्टी के बर्तन बनाता था। यानी कि कुल मिला के उसको पहिए की भी जानकारी हो चुकी थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे उसने फिर यातायात के साधनों के लिए भी गाड़ियों वगैरह के पहिए बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से इन तीनों काल के दौरान मानव ने किस किस प्रकार से अपना विकास किया था और कैसे उसने टाइम के साथ साथ में अपना विकास करना सीख लिया था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इतना ही करवाएंगे, आगे का हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो इसके साथ ही आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया पसंद आ रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि आपको कुछ बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों से, तो फिर उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आप वीडियो को लगातार देखें, उसको लाइक करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको जो भी चीज़ें हमने करवा दी हैं उन चीज़ों की आपको अच्छे से जानकारी हो जाए और आपको आगे आने वाले टाइम में कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो में हम आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे।